नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो झारखंड सहायक आचार्य की भर्ती जो परीक्षा आपका 27 तारीख से होने वाला है, तो जिन जिन लोगों ने पेपर 1 में हिंदी रखा होगा, तो हिंदी के विषय में क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का सिलेबस दिया हुआ है पढ़ने के लिए, जिसमें आपका 30% रखा गया है। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ जो क्षितिज भाग 2 का जो स्टोरी, जो गद्य खंड वाला जो टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे स्टोरी पढ़ने, 8 से 10 स्टोरी पढ़ने, तो उसमें पूरा सारांश में हम देखने वाले हैं। जो 4 से 5 बिंदु ही मेन देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में उस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में जो पहला स्टोरी में पढ़ना है, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश जी के द्वारा यह कहानी को लिखा गया है, नेताजी के चश्मा को। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ है। ये इनका जन्म इंदौर, एमपी के इंदौर शहर में हुआ है। तो इस स्टोरी को हमें तो जानना है नहीं, तो इसे 2 से 3 पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर का जिक्र किया गया है। एक चश्मे वाले का जिक्र किया गया है, एक हल्दर साहब का जिक्र किया गया है और एक पान वाले का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि चश्मे वाला का नाम क्या रहता है? तो कैप्टन करके उस चश्मे वाले को बुलाया गया है इस कहानी में। तो कैप्टन चश्मा वाला उस कहानी का नाम, चश्मे वाले का नाम है। और उसका जो कैसा है, तो वे विकलांग है, लंगड़ा है। और जो एक कैरेक्टर है आपका हल्दर, जो नगर पालिका से होते हुए जब ड्यूटी करने जाता है, तो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा को बदलते हुए बार बार देखता है, तो कौन का उनका नाम पूछा जा सकता है। तो उनका नाम क्या रहता है? हल्दर साहब। और ये जानकारी कौन बताता है, यानी कि चश्मे वाले के बारे में, कि यहाँ पे चश्मा कौन बदलता है या फिर चश्मे वाले का नाम कौन बताता है हल्दर को? तो एक पान वाला रहता है वहीं पे। यही पान वाले के द्वारा ही हल्दर साहब को ये जानकारी दिया जाता है चश्मे के बारे में। तो लगातार चश्मा वाला 2 सालों तक चश्मा बदलता है नेताजी की मूर्ति पे। तो 2 साल के बाद चश्मा बदलना जब बंद हो जाता है, तब हल्दर साहब को पता चला कि चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। तो ये इतना ही मेन पॉइंट है कि नेताजी के चश्मे से पूछा जा सकता है कि इनके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी, जिनका जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर शहर में हुआ है। चश्मे वाले का नाम क्या है? तो कैप्टन है, जो लंगड़ा रहता है। हल्दर साहब का जिक्र किया गया है और एक पान वाले का जिक्र किया गया है। 2 साल तक वह चश्मा बदलने का काम करता है। तो इस स्टोरी से में बेसिकली इतने सारे ही पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्षितिज भाग 2 का दूसरा स्टोरी हमें पढ़ना है, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है इस स्टोरी के? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये इस स्टोरी को लिखा गया है। और इसमें जो बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी जो है सो सन्यासी जीवन जीते हैं। गले में तुलसी का माला और लंगोट पहनते हैं। तो उनका जो पहनावा कैसा है? तो गले में तुलसी का माला पहनते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत गले में किसकी माला पहनते हैं? तो तुलसी का माला पहनते हैं। बाल गोविंद भगत के घर में कौन कौन है? तो इनके घर में, परिवार में एक बेटा है और बहू है घर में। बाल गोविंद भगत के एज पूछा जा सकता है, तो एज कितना है? तो स्टोरी में बताया गया कि उनका एज 60 से ऊपर रहता है और वे कबीर को अपना आदर्श मानते हैं। तो किनको आदर्श मानते हैं? कबीर को आदर्श मानते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा अनाज, जो बाल गोविंद भगत जो है अपना जो सारा अनाज उत्पादन करने के बाद एक मठ ले जाते हैं और वहाँ से जो उनको वापस मिलता है मठ के द्वारा रिटर्न में, उसी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। तो ये अपना अनाज कहाँ ले जाते हैं? तो मठ में दे देते हैं। उसके बाद जो रिटर्न उनको मिलता है, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जब उनके जो बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया कि कबीर को आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा तब पूरी मानी गई जब पुत्र मर गया था, लेकिन वहाँ रोने के बदले उनका उत्सव मनाया गया था। उसके बाद बाल गोविंद भगत समाज सुधारक करने लगे, समाज सुधारक की भूमिका में आ गए। और समाज सुधारक करते हुए उन्होंने 2 से 3 मेन काम किए कि पुतों द्वारा बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। तो जो रूढ़िवादी विचार था उनको तोड़े कि कोई लड़की या महिला मुखाग्नि नहीं दे सकती है, तो पुतों के द्वारा बेटे को मुखाग्नि दिलाने का काम करते हैं। और श्राद्ध करने के बाद पुतों के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कह देते हैं बाल गोविंद भगत। किसको बुला के? तो पुतों के भाई को बुला के। तो इस तरह से वे विधवा विवाह का समर्थक बन गए। अंत के समय में बाल गोविंद भगत जो है सो कैसे मर जाते हैं? तो बीमारी से पीड़ित वे मर जाते हैं।
बाल गोविंद भगत जब उनके पुतों भी शादी करके उसके भाई ले जाते हैं वहाँ पे, तो जब अकेले पड़ जाते हैं बाल गोविंद भगत, तो प्रातः भगत जो से प्रभाती गाया करते हैं। कब से कब महीने के बीच में, तो कार्तिक से फागुन के बीच में गाया करते हैं। तो इतने सारे मेन पॉइंट थे आपके बाल गोविंद भगत से, एज 60 के ऊपर है। और मेन इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो इससे अगर प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बना सकेंगे। अगले कहानी की ओर हम अपने बढ़ते हैं। अगला कहानी है हमारा लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। और ये लखनवी, और एक और पॉइंट है दोस्तों, जो बाल गोविंद भगत है तो कैसी स्टोरी है? तो ये एक प्रकार का ये रेखा चित्र है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो स्टोरी है लखनवी अंदाज, ये एक प्रकार का व्यंग कहानी है। इनमें लेखक कौन है? यशपाल जी। लेखक जो है सो सेकेंड क्लास का टिकट लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चढ़ने पे में देखते हैं कि डिब्बे में लखनवी नवाबी सफ़ेद पोश नस्ल का आदमी पहले से बैठा हुआ है और उसके सामने एक सफ़ेद तौलिया बिछाया हुआ है और उसके सामने 2 खीरे रखे हुए रहते हैं। तो खीरे को क्या करता है? पहले धोया, काटा और नमक जीरा लगाया और सूंघा। और जब सूंघने पहले तो लेखक को ऑफ़र करता है खाने के लिए, तो लेखक जो है सो यशपाल जी जो है सो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मैंने खाया हुआ है। तब लास्ट में जो नवाबी लखनवी नवाबी थे वो बिना खाए हुए सूंघ कर खिड़की से बाहर खीरा को फेंक देते हैं। तो अंततः कहानी में यशपाल जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि खीरा खाए बिना नवाब को अगर डकार आ जा सकती है तो बिना पात्र बिना घटना के भी कहानी लिख सकते हैं। तो यशपाल जी को ये कहानी से प्रेरणा मिलती है। तो लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी के द्वारा ये कहानी को लिखा गया है। तो मेन इतने ही पॉइंट थे लखनवी अंदाज वाले स्टोरी से। अगला कहानी हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ये आपका जो है सो किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रकार का संस्मरण है और ये इनके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये कहानी को लिखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और ये किनके बारे में लिखा गया है? तो फादर कामिल बुल्के जी के बारे में लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा स्टोरी है, इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो फादर कामिल बुल्के जी का जन्म कहाँ होता है? तो बेल्जियम के रेम्सफेल में इनका जन्म होता है। माँ ने ही बचपन में ही बोल दिया था फादर कामिल बुल्के के बारे में कि वह बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। फादर कामिल बुल्के जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो लास्ट ईयर में ही पादरी बनने की शिक्षा भी लेने लगे थे। और पादरी बनने के बाद एक होता है कि लास्ट में उनसे वो आखिरी जो इच्छा होता है ना, तो इच्छा पूछा जाता है कि वे कहाँ क्या करना चाहते हैं। तो फादर कामिल बुल्के जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वे भारत आकर पादरी बनना चाहते हैं। उनके फादर कामिल बुल्के जी के जो पिताजी से तो एक प्रकार के बिजनेसमैन थे। उनके परिवार में 2 भाई और 1 बहन थे। मित्र का नाम रघुवंश बताया गया है इस स्टोरी में। भारत में जीसेट संघ से 2 साल पादरी बनने की शिक्षा ली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में किस संघ से उन्होंने पादरी बनने की शिक्षा ली थी। तो जीसेट संघ से कितने साल? तो 2 साल तक पादरी बनने की शिक्षा ली। इसके बाद फादर कामिल बुल्के जी ने 9 वर्ष तक दार्जिलिंग में रह के पढ़ाई की थी। तो कहाँ पे कितने वर्ष के लिए पढ़ाई किए थे? 9 वर्ष। कहाँ से? दार्जिलिंग से। उन्होंने कोलकाता से बीए कंप्लीट किया और इलाहाबाद से एमए कंप्लीट किया। फादर कामिल बुल्के जी को भाई और पिता से ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन माँ से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। फादर कामिल बुल्के जी ने प्रयागराज यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग से 1985 से अपना शोध कार्य को स्टार्ट करते हैं। तो किस यूनिवर्सिटी से शोध कार्य स्टार्ट करते हैं? प्रयाग यूनिवर्सिटी से। किस विभाग में? हिंदी विभाग में। और कब से? तो 1950 से। उनका शोध का विषय क्या रहता है? तो रामकथा, उत्पत्ति और विकास। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टोरी में कि रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध शुद्ध नाटक का ब्लू बर्ड के नाम से अनुवाद भी किया है। बाइबिल का भी अनुवाद किए हैं। साथ में इंग्लिश हिंदी का डिक्शनरी भी तैयार किए हैं। भारत आने के बाद वे 2 से 3 बार ही बेल्जियम गए हैं। अगला है कि लेखक का परिचय फादर से इलाहाबाद में परिमल संस्था के माध्यम से होता है। यानी कि जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनका परिचय फादर से कब होता है? तो इलाहाबाद में होता है। और परिमल संस्था के द्वारा एक कोई वहाँ पे फंक्शन में जाते हैं, उसी दौरान फादर कामिल बुल्के जी से लेखक का परिचय होता है। लेखक और फादर जी का रिलेशनशिप यानी कि अपना तो कितने सालों तक बना रहता है? तो 35 वर्षों तक बना रहता है। लेखक के पुत्र को जो पहली बार अन्न खिलाए जाने का संस्कार हुआ तो पर भी जो है सो फादर कामिल बुल्के लेखक के जाके उस संस्कार में शामिल हुए थे। और लेखक के जब
जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो फादर कामिल बुल्के जी ने कौन सा सेंटेंस बोल के उनकी संतावना दी थी कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। ये किनके द्वारा बोला गया था लेखक को? तो ये फादर कामिल बुल्के जी के द्वारा बोला गया था लेखक को। लेखक फादर कामिल बुल्के जी को जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। फादर की जो उनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो दिल्ली में जहराबाद से पीड़ित होकर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 8 अगस्त 1982 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें दफनाया जाता है और रांची के फादर पास्कल तोइना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।